हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम सब क्लास 12 के इतिहास के पहले चैप्टर हड़प्पा सभ्यता का दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। इसके पहले पार्ट 1 का वीडियो बना करके विधिवत जो है हमारे यूट्यूब चैनल कैप वर्ल्ड 71 पर डाल दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे पार्ट को पढ़ते हैं, यानी कि जो कंटेंट अभी बाकी रह गया था जिसे हम लोग नहीं पढ़ पाए थे, आ जाइए उसको जो है इस पार्ट में हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखिए, आगे हमारा टॉपिक है शहरों का विभाजन। हड़प्पा जो सभ्यता थी वो दो चीजों के लिए विख्यात थी, पहले बताया गया है। पहला जो था वो था नगर नियोजन और दूसरा जो था वो था जल निकासी। नगर नियोजन और जल निकासी। तो आप देखिए कि शहरों का विभाजन क्या मतलब है इसका, जरा समझिए। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान ऐसा पाया गया है कि जो अधिकांश जो शहर थे उनमें देखा गया है कि शहर के जो मकान बनाए गए थे वो दो हिस्सों में विभाजित है। एक को हम लोग पश्चिमी टीला कहते हैं, ठीक है, एक को पश्चिमी टीला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो दूसरा को पूर्वी टीला कहा जाता है। कौन सा टीला कहा जाता है? पूर्वी टीला कहा जाता है। ये पूर्वी टीला के नाम से जाना जाता है। जो पूर्वी टीला है उसे निचला नगर भी कहते हैं, निचला नगर, है ना। पूर्वी टीला को निचला नगर के नाम से जाना जाता है। और जो पश्चिमी टीला है इसे दुर्ग कहा गया है। क्या कहा गया है? दुर्ग कहा गया है। क्या खासियत है इसका, जरा इसे समझेंगे, ठीक है। तो खासियत ये है कि जो दुर्ग है, ठीक है, वो थोड़ा ऊंचाई पर बनाया गया है, ठीक है। आकार में छोटा है, निचला नगर की तुलना में आकार में छोटा है, किंतु ऊंचाई पर बनाया गया है। दुर्ग पहले के जो राजा महाराजा जो लोग होते थे वो प्रायः आपने देखा होगा कि उनका जो किला होता है पहाड़ों पर होता है। क्यों? तो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। ऊपर से नीचे आने जाने वाले लोगों पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। लड़ाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऊपर से किसी पर वार करेंगे वो ज्यादा प्रभावी होगा, नीचे से आप किसी ऊपर बैठे व्यक्ति पर वार करोगे तो वो कम प्रभावी होगा। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी और युद्ध के समय में अगर लड़ाई झगड़े जैसी समस्या होती थी तो उसमें भी ये जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता था, ठीक है। तो आकार में छोटा किंतु ऊपर, उसे हम लोग बोलेंगे दुर्ग, है ना, पश्चिमी टीला को। पूर्वी टीला जो है निचला नगर के नाम से जाना जाता है। ये आकार में बड़ा तो है किंतु ऐसा देखा गया है कि यह जो है आकार में बड़ा होने के बावजूद ये नीचे बनाया गया है, ठीक है। कौन रहते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पर सामान्य जनता रहती है। कौन रहते हैं? सामान्य जनता। क्लियर है? सामान्य जनता जो है यहाँ पर रहने के लिए जानी जाती है, ठीक है। यानी जैसे मजदूर वर्ग के लोग, किसान वर्ग के लोग, ठीक है, वो लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ कौन रहता है भाई? तो यहाँ पुरोहित रहते हैं। कौन रहते हैं? पुरोहित, है ना। यहाँ पुरोहित लोगों का रहना होता है, ठीक है। यानी धनी वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के लोग जो है उस समय दुर्ग में रहा करते थे, ठीक है। अब एक और खास बात है कि जो दुर्ग है वह चार दीवारी से, यानी कि चार दीवारी, ठीक है, चार दीवारी, ठीक, ये जो है चार दीवारी से घेरा हुआ है। मतलब जो है जितने भी दुर्ग बनाए गए हैं उनको सुरक्षा की दृष्टि से और मजबूत सुरक्षा के लिए क्या किया गया है कि चार दीवारी से घेरा गया है। अब ध्यान देंगे, चार दीवारी जो होती है वो काफी मोटी मोटी पाई गई है। तो ऐसा देखा गया है कि इनके बाहर पक्का ईंट, बाहर पक्का ईंट, ठीक है, पक्के ईंटों का प्रयोग हुआ करता था। जो अंदर है वहां पर कच्ची ईंटें लगती थी, ठीक है, कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। अंदर कच्ची ईंट लगती थी और बाहर पक्के ईंट लगा करके मोटी सी दीवार से जो है ना, हड़प्पा सभ्यता में बनाए गए दुर्ग को घेरा गया होता था। अधिकांश जगहों पर यही देखने को मिलता है। एकमात्र जगह है धौलावीरा, ठीक है, एकमात्र जगह है धौलावीरा, ठीक है, याद रखेंगे। कौन सा जगह भैया? तो धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा एकमात्र ऐसा जगह है जहां पर देखा गया है, ठीक है, धौलावीरा इकलौता ऐसा जगह है जहां पर शहर तीन भाग में विभाजित है। कितने भाग में विभाजित है? तीन भाग में। अधिकांश जगहों पर सिर्फ दो हिस्सा मिलते हैं। कितने हिस्से मिलते हैं? दो हिस्सा, एक दुर्ग, दूसरा निचला नगर, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। लेकिन धौलावीरा एकमात्र ऐसा जगह है, ठीक है, जो तीसरा भाग में भी विभाजित था, यानी तीन भागों में विभाजित था। और इस विभाजित भाग को मध्यमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्यमा कहा जाता है। याद रखेंगे कि धौलावीरा जो है ना, धौलावीरा जो है वो मध्यमा के नाम से, सॉरी, जो तीसरा हिस्सा यहाँ पर था, तीसरा हिस्सा
उस तीसरा हिस्सा को क्या कहा जाता है? मध्यमा कहा जाता है। इसका भी खोज हुआ था 1990 से 1991 के बीच। इसका भी खोज हुआ था कब? तो 1990 से 1991 के बीच। यह गुजरात के लूनी, ठीक है, यह गुजरात के जो है, गुजरात ना, वहां पर एक नदी है लूनी नदी, क्लियर है? लूनी नदी जो है वहां पर इसको जो है मतलब ये जो शहर है लूनी नदी के किनारे, इसके पहले आप पढ़े ना, हड़प्पा जो शहर है वह जो है रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो जो शहर है वो जो है आपको सिंधु नदी के किनारे है। तो ठीक उसी प्रकार यह गुजरात के लूनी है ना, ठीक है, लूनी नदी के किनारे पड़ता है। अब एक और प्रश्न हो सकता है कि इसे खोजा किसने है? तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने, ठीक है, रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक, याद रखेंगे कि रविंद्र सिंह है ना बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट के नाम से जाने जाते हैं। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसको ढूंढा था, क्लियर है? रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसे ढूंढा था, यानी इसका खोज किया गया था। जैसे आपने पढ़ा कि जो है हड़प्पा सभ्यता है तो हड़प्पा को दयाराम साहनी ने ढूंढा था, मोहनजोदड़ो को आपने पढ़ा राखल दास बनर्जी ने ढूंढा था। तो उसी प्रकार से ये जो मध्यमा धौलावीरा है इसका खोज जो है रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। 1990 से 91 के बीच में हुआ था। गुजरात में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। किस नदी के किनारे? तो लूनी नदी के किनारे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कुछ और भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ देखेंगे कि जब आप ये पढ़ रहे हैं कि जो शहर थे वह दो भागों में विभाजित थे, लेकिन सिर्फ एक ही भाग ऐसा था जिसको घेरा गया था, ठीक है, एक ही भाग ऐसा था जिसको घेरा गया था। लेकिन कुछ कुछ जगहों पर इसमें कुछ परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, कुछ कुछ जगह पर इसमें जो है परिवर्तन भी देखने को मिलता है। जैसे क्या है भाई? तो एक शहर है चनहुदड़ो। कौन सा शहर है? चनहुदड़ो। इसे आप नोट कर लेंगे। मैंने आप लोग से पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि पढ़ाई के दौरान कलम कॉपी लेकर के बैठें और जो चीजें हम यहाँ पे नोट के तौर पे लिखते हैं उसे आप जरूर लिख लिया करिए। अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो बहुत जल्दी में आप हैं तो आप इतना कर सकते हैं कि मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आसान काम है, ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ना इस बात पे ध्यान रखेंगे, जल्दी जल्दी से अपना काम करेंगे, ठीक है। देखिए आते हैं कुछ जगह की बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि एक जगह था चनहुदड़ो। कौन सा जगह है भाई? तो चनहुदड़ो, चनहुदड़ो, ठीक है। चनहुदड़ो एक ऐसा जगह है जहां पर ना तो किला घेरा गया है ना, दुर्ग जो है आपका, ना ही दुर्ग घेरा गया है और ना ही निचला नगर घेरा गया है, ना ही दुर्ग घेरा गया है और ना ही निचले नगर को घेरा गया है। 1931 में, याद रखेंगे कब? 1931 में, 1931 में इसका खोज किया गया था। 1931 में खोज किया गया था। सिंध क्षेत्र में पड़ता है, आज के समय में सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, तो सिंध क्षेत्र में पड़ता है, क्लियर है। 1931 में सिंध क्षेत्र में, वहां नदी है सिंधु। कौन सा नदी है भाई? सिंधु, क्लियर है। तो सिंधु नदी में, सिंधु नदी जो भारत से होकर पाकिस्तान जाती है, तो सिंधु नदी के तट पर यानी सिंधु नदी के किनारे चनहुदड़ो शहर बसा हुआ है, ठीक है। अब आ सकता है प्रश्न कि इसको किसने खोजा था? तो याद रखेंगे एनजी मजूमदार, एनजी मजूमदार, क्लियर है, एनजी मजूमदार। एनजी मजूमदार ने चनहुदड़ो का खोज किया था। कब किया था? 1931 में। किस जगह पे है? सिंध में है। वर्तमान समय में ये जगह कहाँ है? पाकिस्तान में है, ठीक है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। किसने खोज किया था? एनजी मजूमदार ने, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग क्लियर करके रखेंगे। एक और खास बात आप लोग याद रखेंगे कि चनहुदड़ो एक ऐसा जगह था जहां पर सौंदर्य प्रसाधन का सामग्री मिला था, ठीक है। सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन का सामग्री। सौंदर्य प्रसाधन करने का मतलब मेकअप वाला किट, लिपस्टिक और काजल, ठीक है। लिपस्टिक और काजल यानी सजने संवरने वाली जो चीजें हैं वो सौंदर्य प्रसाधन का सामग्री जो है कहाँ से प्राप्त हुआ था? चनहुदड़ो में। आपका परीक्षा में प्रश्न बनेगा कि सौंदर्य प्रसाधन का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो आप याद रखेंगे कि चनहुदड़ो से मिला था, क्लियर है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर अपने कलम कॉपी पे इसे उतारते फिरेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो आपने पढ़ा
कि एक ऐसा जगह था धौलावीरा जहां पे शहर 3 हिस्सों में विभाजित थे। कितने हिस्सों में विभाजित थे? 3 हिस्सों में। तीसरे हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं भाई? तो मध्यमा कहते हैं। तीसरे हिस्से को क्या कहा जाता है? मध्यमा। आप पढ़े कि एक जगह था चनहुदड़ो। कौन सा जगह था? चनहुदड़ो। चनहुदड़ो एक ऐसा जगह था जहां पे ना तो किला और ना ही निचला नगर, ना तो किला और ना ही निचला नगर, ठीक है, दोनों में से कोई भी जो है घेरा हुआ नहीं था, है ना, दोनों में से किसी की घेराबंदी नहीं हुई थी। आइए एक जगह और देखते हैं, ठीक है। एक जगह है कालीबंगा। कालीबंगा क्लियर है? तो कालीबंगा जो है एक ऐसा जगह था जिसके दोनों एरिया को घेरा गया था, ठीक है, यानी कि दुर्ग को भी 4 दीवारी से घेरा गया था और निचला नगर को भी 4 दीवारी से घेरा गया था। दुर्ग को भी 4 दीवारी से घेरा गया था और निचला नगर को भी 4 दीवारी से घेरा गया था। 1952 में, कब? 1952 में। 1952 में इसका खोज हुआ था। कब हुआ था? 1952 में इसका खोज हुआ था। अब आपका प्रश्न बनेगा आगे, कहाँ पे है भाई? तो राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। क्लियर है? कहाँ पे है? राजस्थान में है। राजस्थान में एक नदी है सरस्वती। कौन सा नदी? सरस्वती। सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है, याद रखेंगे, सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है। और जो है इसके खोजकर्ता जो है ना, वो ब्रजवासी के नाम से जाने जाते हैं। ब्रजवासी लाल, ठीक है, ब्रजवासी लाल, ठीक। ब्रजवासी लाल जो है इसके खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो याद रखेंगे कि कालीबंगा एक ऐसा जगह था जहां पर टीला भी 4 दीवारी से घिरा था और जो है निचला नगर है वो भी 4 दीवारी से घिरा हुआ था, ठीक है। आपने पढ़ा कालीबंगा जो है ना, दोनों जगह, दोनों स्थल जो है अलग अलग 4 दीवारी से घिरे हुए थे, ठीक है। अब देखिए अगला आएगा आपका, एक और प्रश्न बनेगा यहां से, ठीक है। याद रखेंगे एक जगह है लोथल। कौन सा जगह है? लोथल, है ना। आइए देखते हैं हम लोग। तो अगला जगह है लोथल। लोथल, ठीक है। याद रखिए लोथल हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों में से एक है, ठीक है। लोथल हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों में से एक है। पहली बात 1954 में इसे ढूंढा गया। कब ढूंढा गया? 1954 में इसे ढूंढा गया था, ठीक है। लोथल का खोज कब हुआ? 1954 में, ठीक है। अब जो है लोथल क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आप याद रखेंगे कि लोथल हड़प्पा सभ्यता का वह जगह था जहां से चावल का साक्ष्य मिला था। कौन सा, सॉरी, किस वस्तु का साक्ष्य मिला था भाई? तो चावल का। याद रखेंगे कि लोथल हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल था जहां से चावल का साक्ष्य मिला था, ठीक है। और याद रखिए ये जो है लोथल गुजरात में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? गुजरात में। चावल के साक्ष्य याद रखेंगे, चावल का साक्ष्य कहां से मिलता है? लोथल से। कब खोजा गया था? 1954 में। कब खोजा गया था? 1954 में। और किस राज्य में पड़ता है? गुजरात राज्य में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है? गुजरात राज्य में पड़ता है। क्लियर है? किस राज्य में पड़ता है? गुजरात राज्य में। अब वहां पर एक नदी है भोगवा। कौन सा नदी है भैया? भोगवा। भोगवा, क्या है? भोगवा। भोगवा नदी। कौन सा नदी? भोगवा नदी। तो लोथल जो है 1954 में गुजरात में, है ना। और कोई किस नदी के तट पर? तो भोगवा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर जो है इसे पाया गया है, ठीक है। अब एक प्रश्न बनेगा, किसने ढूंढा था, ठीक है। तो किसने ढूंढा था? तो याद रखेंगे एस.आर. राव, ठीक है। एस.आर. राव। एस.आर. राव ने लोथल का खोज किया था, ठीक है। एस.आर. राव ने लोथल का खोज किया था। अब लोथल को एक बात और आप लोग याद रखेंगे कि लोथल वह जगह था जो बंदरगाह के रूप में भी था, ठीक है। किस रूप में था? बंदरगाह। जैसे आप जानते हैं कि जहां पानी वाले जहाज से सामान उतारे और चढ़ाए जाते हैं, तो ऐसे जगहों को हम लोग क्या बोलते हैं? बंदरगाह बोलते हैं, ठीक है। उनका आयात निर्यात का काम होता है। तो लोथल जो है ना, आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह किसे कहा गया है? तो याद रखेंगे लोथल।
किसे बताएंगे आप? लोथल को। क्लियर है? लोथल 1954 में गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर एस.आर. राव द्वारा खोजा गया। क्लियर है? यहाँ पर कुछ साक्ष्य भी मिल जाते हैं, जैसे किस चीज के मिल जाते हैं? चावल के। जैसे आप पीछे पढ़े चंद्रमुद्रों में मेकअप वाले मटेरियल्स मिल गए थे, तो उसी प्रकार से लोथल में क्या मिल जाता है? चावल का साक्ष्य मिल जाता है। दूसरा चीज है कि लोथल वहां का बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह था, है ना? बंदरगाह यानी कि वो जगह जहां पर ना पानी वाले जहाज से सामान उतारा जाता है, लाया जाता है, ले जाया जाता है, उसको हम लोग बंदरगाह बोलते हैं। तो लोथल यहाँ के बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है? लोथल यहाँ के बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आइए चलिए हम लोग अगला टॉपिक क्लियर करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है भाई आगे इसमें। तो अब अगला है हमारा, आप यहाँ से देख सकते हैं, शहरों का बनावट। शहरों का बनावट यानी यहाँ के शहर जो है कैसे दिखते थे। यहाँ के शहर कैसे दिखते थे, जरा आप वहां पे ये देखिए। तो जो शहर बनाए गए थे वह सोच समझकर एक विशेष पद्धति पर बनाया गया था, जिस पद्धति का नाम है ग्रिड पद्धति। कौन सा भैया? ग्रिड पद्धति। क्लियर है? ग्रिड पद्धति। ग्रिड मतलब क्या? जैसे आप देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं इसको ऐसे, इस है ना, इसी को हम लोग ग्रिड करते हैं। ठीक है, तो जो शहर जो थे हड़प्पा सभ्यता के, वो कैसे बसाए गए थे, वो कैसे बनाए गए थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो शहर थे वो ग्रिड पद्धति पर बने थे। आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, हड़प्पा शहर के जो हड़प्पा सभ्यता के जो शहर होते थे, बीचों बीच एक रास्ता, एक चौड़ी सड़क गुजरती थी। उस चौड़ी सड़क को राजपथ कहते हैं। जैसे आजकल आप देखते हैं स्टेट हाईवे बनता है, नेशनल हाईवे बनता है, राजमार्ग जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग। तो उसी प्रकार से उस समय की, है ना, शहरों से गुजरने वाली जो मुख्य सड़क होती थी, मेन सड़क होती थी, उसे क्या कहा जाता था? राजपथ कहा जाता था। क्या बोला जाता था भाई? राजपथ बोला जाता था। ठीक है, जिसकी अपनी चौड़ाई होती थी 10 मीटर। जिसकी अपनी चौड़ाई कितनी होती थी? 10 मीटर। यानी राजपथ का अपना चौड़ाई क्या होता था? 10 मीटर। एक खास बात है, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के समकोण पर काटती थी। ठीक है, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के समकोण पर काटती थी। ये आप पढ़े हैं, बताए भी हैं, आज भी शुरू में बताया आपको कि हड़प्पा सभ्यता के जो शहर हैं नियोजित तरीके से बसाए जाते थे, यानी पूर्व योजना बनाकर उसे बसाया जाता था। तो इस क्रम में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सड़कें बनाई जाती थी वे एक दूसरे को 90 डिग्री के समकोण पर काटती थी। ठीक है, फायदा क्या था इसका? तो फायदा ये था, अगर मान लीजिए आपका ये पश्चिम वाला साइड हो, ये पूर्व वाला साइड, ये उत्तर वाला, ये दक्षिण हो, तो यानी कि अगर पश्चिम साइड से हवा चल रही है और कोई कूड़ा करकट सड़क पर गिरी है, तो हवा के दबाव की वजह से वो उड़ते 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 जो है उसी रास्ते के किनारे, उसी रास्ते के सहारे सड़क से बाहर चली जाती थी। क्लियर है? और मान लीजिए कि उत्तर से कोई हवा, मतलब हवा का रुख है, हवा बह रही है और वो किधर जा रही है भाई? तो दक्षिण क्षेत्र में। तो यहाँ कूड़ा करकट जो रास्ते पर गिरे रहते हैं, तो उनके ऑटोमेटिक जो, मतलब अपने आप जो है शहर के बाहर चले जाते हैं। क्लियर है? शहर के बाहर चले जाते हैं। तो शहर के बाहर चले जाते हैं तो ये साफ सफाई में बड़ा उत्तम होता था। इसी वजह से 90 डिग्री के समकोण पर यहाँ की सड़कें एक दूसरे को काटती थी। बहुत सारे फायदे थे साफ सुथरा के मामले में। अगला चीज ये है कि जो है कहा जाता है कि यहाँ पे जो घर बनाए जाते थे, है ना, घर, जो घर बनाया जाता था, तो घरों के दरवाजे गली में खोले जाते थे। कहाँ खोले जाते थे? गली में खोले जाते थे। घरों के दरवाजों को गली में खोला जाता था, सड़कों पर खोलने की इजाजत नहीं थी। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति को अपने घर का दरवाजा सड़क पर खोलने का, है ना, इजाजत नहीं दिया जाता था। वो कहाँ खोला जाता था? तो वो कहा जाता है कि गलियों में खुलती थी। एकमात्र जगह है, कौन सा जगह? लोथल। कौन सा जगह भैया? लोथल। अभी कुछ देर पहले पढ़े आप लोग, लोथल वो जगह था जो है जहां पर घरों के दरवाजे गलियों में न खुल के सड़क पर खुल जाते थे। सामान्यतः घरों के दरवाजे हड़प्पा वासी के लोग क्या करते थे कि गलियों में खोलते थे, किंतु लोथल इकलौता ऐसा जगह था जहां पर लोगों के घरों के दरवाजे देखे गए कि वो सड़कों पर खुलते थे। तो चावल का भी साक्ष्य मिला था। ठीक है, एक बंदरगाह के रूप में भी है। और अभी अभी आप लोग पढ़ लिए कि लोथल वह जगह था, ठीक है, लोथल वह जगह था जहां पर घरों के जो दरवाजे हैं वो कहां पर खुलते थे? सड़कों पर। कहां पर खुलते थे? सड़कों पर खुलते थे। क्लियर है? आप इसे क्लियर कर लेंगे कि ये सड़क पर खुला करते थे। इसके बाद जो है ना, आप और चीजें देख सकते हैं
कि अगर हमने राजपथ की चौड़ाई की बात की तो गली भी होती है भाई। गली जो है 3 फुट चौड़ी हुआ करती थी। कितना फुट है? तो 3 फुट चौड़ा हुआ करता था। 3 फुट चौड़ा गलियां बनाई जाती थी। अब इसमें जो है नाली भी बनाए जाते थे। तो नालियों में क्या है कि 12 इंच गहरी होती थी, 12 इंच गहरी हुआ करती थी, ठीक है। और जो है 9 इंच चौड़ा हुआ करता था, 9 इंच चौड़ा, 12 इंच गहरा और 9 इंच चौड़ा हुआ करता था। 12 इंच गहरा और 9 इंच चौड़ा हुआ करता था। क्लियर है? जो नाली होता था गहराई उसकी 12 इंच होती थी और चौड़ाई उसकी 9 इंच हुआ करती थी, ठीक है। गलियों की चौड़ाई 3 फुट हुआ करती थी। गलियों की चौड़ाई कितनी होती थी? 3 फुट हुआ करती थी। अब आते हैं हम लोग घर का बनावट देखते हैं। किस चीज का बनावट है? घर का बनावट। यहाँ जो घर थे वो कैसे दिखते थे? क्लियर है? यहाँ देखो, ये जो इनके घर बनते थे ये आपका मान लो कि डोर है। क्या चीज है भाई? डोर। डोर मतलब क्या होता है? दरवाजा ना। इसे हम दरवाजा मान लेते हैं। तो दरवाजे से जैसे ही आप इन करते हैं तो इन करने पर क्या देखा जाता है कि सामने एक दीवार पाई जाती है। क्या होता है? एक दीवार होता है। जैसे हम अपने घर में क्या करते हैं कि कर्टेन जो है पर्दा लगा करके रखते हैं, है ना, कि बाहर से कोई हमारे घर के अंदर न जाके हम घर में अपने किस स्थिति में है ना, ये बाहर वाले लोग ना देख पाए। तो ये लोग क्या करते थे, हड़प्पा वासी लोग, इन्होंने क्या किया था कि घर के दरवाजे के ठीक सामने जैसे आप इन कर रहे हैं तो इन करने पर एक 5 या 6 फीट की जो है ऊंची एक दीवार होती थी। इस दीवार को सुरक्षा की दृष्टि से रखा गया था ताकि सामने वाले की नजर जो है घर के अंदर लोगों पर ना पड़े वो किस अवस्था में है। यहाँ से इन करने के बाद किसी एक साइड से जो है लोग घर के अंदर इन करते थे, ठीक है। तो जब देखा गया कि यहाँ पर कई कमरे इनके घरों में बने होते थे, ऐसा माना जाता है कि इनके घरों में 4 से 5 कमरे हुआ करते थे। कितने कमरे हुआ करते थे? 4 से 5। याद रखिए, 4 से 5 कमरे हुआ करते थे इनके घरों में, ठीक है। दूसरी चीज है, जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे बीच में यहाँ पे एक आंगन होता था। घर के एक कोने में एक सीढ़ी पाई गई है, ठीक है। घर के कोना में एक सीढ़ी पाया गया। इसका तात्पर्य क्या है कि अब ऐसा माना जाता है कि इनके जो घर थे वो बहुमंजिला होते थे, ठीक है। अब कितना मंजिला हो सकता था? तो 2 से 3, याद रखिएगा, 2 से 3 मंजिला घर बनाने के लिए जाने जाते थे। इनके घरों की जो लंबाई या चौड़ाई है वो कितनी होती थी भाई? सॉरी, लंबाई चौड़ाई नहीं, सॉरी, माफ करेंगे। ये जो है इसका जो है कितना मंजिला हुआ करता था? तो 2 और 3 मंजिला इनका घर हुआ करता था। 4 से 5 औसतन कमरे हुआ करते थे। आंगन में एक जगह देखा गया है कि वहां पे एक कुआं बनता है। देखिए, कुआं निजी तौर पे भी बनवाया गया है, ऐसे आप पढ़े हैं। तो सार्वजनिक तौर पे नहान धोआन या फिर जो है किसी अलग व्यवस्था के लिए स्नानागार बनता था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा अनागार है। तो आपने वो देखा। तो उसी तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुआं बनता था। कुआं के बगल में एक स्नानागार होता था, स्नान करने वाला जगह होता था। उसके बगल में एक किचन होता था, खाना यानी रसोई घर जिसको हम लोग बनाते हैं, खाना बनाने वाला घर होता था। और फिर यहाँ बगल से ही एक नाली निकलती थी ना घर में से, ताकि जो है किचन का पानी, स्नानागार का पानी, कुआं का पानी वो बाहर निकाल ले। और ये आप पढ़े हैं कि यहाँ पर सबसे पहले गली हुआ करती थी, गली के बाद जो है ना नली हुआ करती थी, नली के बाद गली हुआ करती थी, गली के बाद सड़कें हुआ करती थी, ठीक है। नालियों को ये लोग ढक कर रखते थे, है ना। नालियों से प्राय ये लोग ढक के रखते थे। ऐसा माना जाता है कि ये लोग जो है स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखते थे। उनका मानना था कि नली खुला रहती है तो उससे जो है बीमारियां फैलती है, तो ये लोग ढक करके रखा करते थे। तो कुआं, स्नानागार, किचन, नाली, ठीक है, ये सब व्यवस्थाएं सब कुछ हुआ करती थी, है ना। ये देखने को मिलता था। अब आते हैं थोड़ा सा फसल, खान पान जैसी चीजों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, फसल के तौर पे देखा जाए तो जौ, गेहूं, धान, कपास और मटर और तिल, ठीक है। जौ, गेहूं, धान, कपास, मटर और तिल, ऐसे कुछ फसल थे जिनका ये लोग उपयोग कर लिया करते थे, ठीक है। यही फसल खरीदने के लिए, सॉरी, कपास खरीदने के लिए यूनानी लोग भारत आते थे, जो कि इनको सिंडोन कहते थे। और इसी वजह से जो है हड़प्पा सभ्यता को ये सिंडोन सभ्यता कहते थे। फल फूल में केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू, ठीक है। केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू, तरबूज हो गया, ये सब कुछ ऐसे फल थे जिनका प्रयोग ये लोग कर लिया करते थे। अब पशुओं के बारे में बात करते हैं तो गाय, बैल, भेड़, कुत्ता, हाथी, सुअर, गधा, ऊंट, ठीक है। गधा और ऊंट। अब आप यहाँ पे एक चीज समझ लेंगे कि गाय, बैल विशेष तौर पे खेती करने के लिए प्रयोग किए जाते थे और 2 प्रकार के होते थे। एक अधिक कुबड़दार और बड़े सींग वाले, ठीक है।
कुबड़दार क्या, तो बैल के आप पीठ पे देखेंगे है ना, एक कुबड़ जैसा निकला होता है। तो एक बहुत बड़े कुबड़ वाले बैल होते थे और उनकी बड़ी बड़ी सींगें होती थी, और एक बैल ऐसे होते थे जिनके कुबड़ भी कम होते थे और उनकी सींग भी छोटी होती थी। तो दो प्रकार के बैल मिलते थे, यहाँ पर देखने को मिलता था। ठीक है, कुत्ता पालतू भी हुआ करते थे और शिकारी भी हुआ करते थे, शिकार की दृष्टि से भी उपयोगी होते थे। हाथी, सुअर, ठीक है, गधा और ऊंट, ये सारे जितने भी जानवर हैं इन सब की खूबी है ये किसी न किसी काम में प्रयोग में आते हैं। ठीक है, अन्य पशु हैं कुछ और भी, वहां के बर्तनों पे या दीवारों पे कुछ चित्र मिले हैं जिसपे कई जानवरों के जो है डायग्राम बने हुए होते हैं, चित्र या फिगर बना हुआ होता है। तो उस दृष्टि से देखें, बिल्ली, बंदर, खरगोश, हिरण, मोर, तोता, उल्लू, हंस, ऐसे कुछ जानवर थे जिनकी जानकारी हड़प्पा के लोगों को थी, मतलब इनके बारे में ये लोग जानते थे। ठीक है, देखिए इसके अलावा कुछ अन्य भी चीजें हैं जो यहाँ के लोगों के लिए काफी मशहूर थी, थोड़ा सा हम लोग उस पर अब चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जरा सा ध्यान देंगे आप सब। क्या है भाई, तो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में कुछ क्या है। तो एक बात आप याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो एक ऐसा जगह था, ठीक है, मोहनजोदड़ो, जहां पर नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक है, क्लियर है, आप याद रखेंगे नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली है, मोहनजोदड़ो में, है ना। नर्तकी की मूर्ति मिली है, वो भी किस धातु का, तो कांस्य धातु का, है ना, कांस्य धातु का। आपने बताया, आपको पढ़ाया गया है कि यहाँ के लोग लोहा का प्रयोग नहीं जानते थे, तो इन्होंने अधिक से अधिक जो औजार, हथियार, जो कुछ भी बनाते थे वो किस चीज से बनाते थे, कांसा का बनाते थे। कांसा का चीज से बनता है, तो कांसे के बारे में हमने पढ़ाया था कि टीन और तांबा, क्या चीज, टीन और तांबा दोनों को मिक्स करके, मिश्रण करके ये लोग कांसे बनाते थे और उसी के ज्यादातर उपकरण बनाया करते थे। ठीक है, इस क्रम में यह कुछ जो है पदार्थों का, है ना, अपने यहाँ आयात निर्यात भी करते थे। उस क्रम में आप देखेंगे सोना, ठीक है, समझिएगा, सोना का निर्यात करते थे ये लोग। ठीक है, तो सोना कहाँ से लाते थे, इसके अलावा जो है आप ये भी पढ़ेंगे कि ये लोग चांदी भी अपने यहाँ मंगाते थे। क्लियर है, ये लोग अपने यहाँ तांबा भी मंगाते थे, ठीक, तांबा, और ये अपने यहाँ शीशा भी मंगाते थे। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा, ये दो चार चीजें हैं जिसको जरूर आप लोग पढ़ें, ये काफी जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो जो सोना था, ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग जो है सोना अफगानिस्तान से, फारस क्षेत्र से, ठीक है, अफगानिस्तान से, फारस क्षेत्र से और दक्षिण भारत से, कहाँ से, तो अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक है, फारस और दक्षिण भारत, है ना, जो है अफगानिस्तान, फारस और दक्षिण भारत से ये लोग क्या करते थे, तो अपने यहाँ सोना मंगाया करते थे। क्या करते थे, सोना मंगाया करते थे। क्लियर है, चांदी, है ना, चांदी और शीशा, ठीक है, चांदी और शीशा। तो चांदी और शीशा ईरान और अफगानिस्तान से, ईरान तथा अफगानिस्तान, ठीक है, ईरान और अफगानिस्तान से ये लोग जो है चांदी भी मंगा लेते थे और शीशा भी मंगा लेते थे। क्लियर है, चांदी भी मंगा लेते थे और शीशा भी मंगा लेते थे। अब हो गया आपका तांबा, ठीक है, तो तांबा जो है बलूचिस्तान से, कहां से, बलूचिस्तान से, क्लियर है, और अरब से, कहां से, अरब से, ठीक है, और उसके बाद एक जगह खेतड़ी, कौन सा जगह, खेतड़ी, ठीक है, राजस्थान साइड में आपको एक जगह पड़ता है, क्या चीज, खेतड़ी। तो अरब, बलूचिस्तान और खेतड़ी, तो ध्यान से समझ लेंगे, ये लोग सोना अपने यहाँ आयात करते थे। आयात और निर्यात का मतलब समझ रहे हैं, आयात का मतलब अपने यहाँ चीजों को मंगाना, निर्यात का मतलब होता है अपने यहाँ से चीजों को भेजना। ठीक है, तो आयात जो हमारे यहाँ आ रहा है और निर्यात जो हम अपने देश से दूसरे देश में भेज रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्यात, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बोलते हैं, है ना। तो देखो जो बाहर भेजते हैं उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, जिसे हम अपने यहाँ माना तो उसे इम्पोर्ट करते हैं। तो ये लोग विशेष तौर पर क्या करते थे, आयात करते थे। क्या करते थे, आयात करते थे। किन चीजों का आयात करते थे, तो सोना, चांदी, तांबा, शीशा। क्लियर है, अब देखो सोना जो है अफगानिस्तान, फारस और दक्षिण भारत से, ठीक है, अफगानिस्तान, फारस और दक्षिण भारत से, चांदी ईरान और अफगानिस्तान से, तांबा बलूचिस्तान, अरब और खेतड़ी से, शीशा ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था, प्रयोग किए जाते थे। नर्तकी की मूर्ति, नाचती हुई ना जो है लड़की की मूर्ति है,
कांस्य धातु से। किस धातु से बनाया गया है? तो कांस्य धातु से। क्लियर है ना? कांस्य धातु से बनाया गया है। कहाँ पे मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। इसके अलावा कुछ बिंदु और हैं जिन पे हम सब चर्चा करना चाहेंगे, है ना? मतलब अब जो है हमारा चैप्टर जो है एकदम अब लास्ट पड़ाव पर चल रहा है, ठीक है, जहां पर 3 टॉपिक है जिसको हम लोग को क्लियर करना है। एक बांट, ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। जैसे बांट है, मुहर है, ठीक है, मुहर, और अगला है मनका, ठीक है, बांट, मुहर और मनका, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। तो हम लोग शुरू करते हैं बांट से। बांट क्या है भाई? तो बांट का अर्थ है बटखरा, ठीक है, बटखरा, यानी कि जैसे बटखरा होता है तराजू तौलने के लिए जो ना प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर बटखरा की जगह पर एक वस्तु रहती थी जिसको हम लोग बोलते थे बांट, ठीक है। ये द्विआधारी होता था, ठीक है, द्विआधारी, ठीक। और कहते हैं कि इसमें जैसे क्या होता था कि कई इकाई या फिर छटांक हुआ करते थे, वो 1, 2, 4, ठीक है, और 8, 16, 32, 64 इस तरह से करके, है ना, ये जो है दिए गए रहते थे। ज्यादातर 16 छटांक का प्रयोग होता था। 16 छटांक का अधिकांश ये माप तौल के स्थिति में प्रयोग करते थे। 16 छटांक या 16 इकाई बराबर होता था 1 सेर, ठीक है, 1 सेर होता था, और जो है इसी का प्रयोग होता था। ये इस क्रम में ये भी देखा गया है कि दशमलव प्रणाली से ना, दशमलव प्रणाली, ठीक है, से भी ये लोग अवगत थे। एक साइड में ऊपर ऐसे है ना लिखा रहता था, तो दूसरी साइड में जो दशमलव में करके दिया रहता था। एक खास बात और है, ये चर्ट नामक पत्थर से बनता है। किस पत्थर से बनता है? चर्ट नामक, है ना, याद रखेंगे। कौन से पत्थर से बनता है? चर्ट। चर्ट नामक पत्थर से बांट को बनाया जाता था, ठीक है। तो ये बांट था जो माप तौल के क्रम में प्रयोग होता था, है ना। यहाँ के लोग दशमलव प्रणाली से भी अवगत थे। चर्ट नामक पत्थर से बांट बना लिया करते थे। ये द्विआधारी हुआ करता था, ठीक है, जिसके एक आधार पर एक साइड में जो है आपको इस प्रकार से इकाइयां दी गई होती है, दूसरे साइड में दशमलव जो है रूप में जो है इकाइयों को दिया गया होता था। तो याद रखेंगे, इसमें सर्वाधिक प्रयोग किसका होता था? 16 इकाई यानी 16 छटांक का होता था, और इसका अर्थ होता था 1 सेर। पहले के जमाने के जो लोग थे वह किलो का प्रयोग न करके सेर का प्रयोग करते हैं। 8 किलो 800 कुछ ग्राम जो होता है 1 सेर बराबर होता है लगभग, तो वो किलो के हिसाब से, जैसे पहले के लोग सेर, तो आजकल लोग किलो केजी में ना बात करते हैं। आइए देखिए यहाँ पे एक और बात, ये आप निकले हैं तो ये भी याद रखेंगे। ये मानते थे कि जो है 16 छटांक या इकाई बराबर 1 सेर होता था, तो 16 आना बराबर 1 रुपया मानते थे। 16 आना बराबर 1 रुपया मानते थे। क्लियर है? देखिए, बांट के बाद जो है इसका अगला टॉपिक बन जाता है मुहर, ठीक है। बांट के बाद अगला टॉपिक क्या बन जाता है? मुहर, ठीक है। मुहर क्या होता था? एक प्रकार से सील मुहर जैसे आप समझते हैं, एक गिल्ली मिट्टी को करके ये लोग जो है जब किसी जगह पे कोई सामान भेजते थे, तो मान लीजिए बोरा में बांध के भेज रहे हैं, तो बोरा में जहाँ पे बांधा जाता था वहीं पे इसको रख करके बांध दिया जाता था। फिर बाद में मिट्टी सूख जाती थी। जब तक वो सामान डिलीवर होता था लोग खोल कर देखते थे, तो जब खोल कर देखते थे तो चूंकि वो पहले से गीला था तो समय के साथ साथ सूख गया। अब आप खोल रहे हैं तो थोड़ा सा बल लगा के खोलते थे। अब इस बात का यह प्रमाणिकता हो जाता था कि जिस वस्तु को आप प्रयोग कर रहे हैं उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं हुई, मतलब उससे कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। जैसा आपके लिए वो सामान चला था बिल्कुल उसी प्रकार से वो आपके पास डिलीवर हुआ है। मतलब आप जब से चाहे अब आप उससे अपना प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आई बात? मुहर के बारे में आप समझ गए ना? ठीक। मन का शब्द देख लेंगे। जैसे देखिए, जो धनी वर्ग के लोग हुआ करते थे वे लोग आभूषण पहनते थे, सोना चांदी पहना करते थे। किंतु जो गरीब वर्ग के लोग होते थे जिनके पास क्षमता नहीं होती थी, वे लोग क्या करते थे? तो वे लोग प्रायः मिट्टी का, है ना, मिट्टी का जो है गोला गोला मोती टाइप का बना लेते थे, फिर उससे जो है पका लेते थे आग में और फिर कलर कर लेते थे और फिर वो धागा में पिरो के पहनते थे। वो मतलब गरीब आदमी एक तरह से हीरा मोती पहन करके अपने आप को संतुष्ट कर लेता था। तो शंख, सीपी और मनका वहाँ के गरीब लोग, जबकि सोना चांदी जैसी चीजों को वहाँ के धनी लोग पाना करते थे, ठीक है, धनी लोग जो है पाना करते थे। तो ये आपका जो है मन का ऑप्शन है, ठीक है। तो आपका मुहर हो गया, आपका बांट हो गया और आपका मन का हो गया। एक आखिरी टॉपिक है जब जिसके बाद ये चैप्टर हो जाता है समाप्त, ठीक है। यहाँ ये आप क्लास 12 से लेकर के आप नौकरी तक, मैंने पहले भी कहा क्लास 12 से लेकर के नौकरी तक ये काम में आएगा। हड़प्पा का लिपि, ठीक है,
हड़प्पा का लिपि, है ना। तो हड़प्पा का लिपि के बारे में कहा जाता है यह दुनिया का इकलौता ऐसा लिपि है जिसे आज तक पढ़ा नहीं गया, ठीक है। यानी हड़प्पा की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न बन जाते हैं, इनमें में से कौन या फिर इसमें से कौन जो है ना लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो याद रखेंगे हड़प्पाई लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका ये चैप्टर यहाँ से हो जाता है समाप्त, ठीक है। आप ऑप्शनल क्वेश्चन की दृष्टि के साथ साथ छोटे बड़े क्वेश्चन आंसर भी जो है आप यहाँ से हल कर सकते हैं, ठीक है। अंततः आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट भी करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। आप भी लाभान्वित होइए, दूसरों को भी करिए और अपने सहयोग से हमें भी लाभान्वित करें। धन्यवाद।